हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज सुबह के वीडियो के बाद थोड़ा सा कंटिन्यूएशन भी करते हैं एंड कुछ स्टॉक आइडियाज की बात करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे यूएस मार्केट्स के बारे में, क्योंकि मैंने उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन सीखी है, आज जानी है। तो यूएस मार्केट्स में जो इतना बड़ा जंप आया था, जैसे कि हमने सुबह देखा सुबह वाले वीडियो में कि यूएस मार्केट्स काफ़ी अच्छी रैली में गए। 3.15%, 2.62%, S&P 500, डाउ जोन्स 3.15%, जिसमें नॉर्मली 1% का हाई 1% की रैली भी अच्छी मानी जाती है, उसमें 3% की रैली हमें देखने मिली है रफली। सो ऐसा भी क्या हो गया कि इन्होंने 3% की रैली दिखा दी। तो इसके लिए थोड़ी हिस्ट्री जाननी जरूरी है। तो जैसे इंडिया में फाइनेंशियल पैकेज आया था, वैसे यूएसए में फाइनेंशियल पैकेज आया था। एंड यूएसए का फाइनेंशियल पैकेज जो था वो हमसे काफी बड़ा था। खैर उसकी इकोनॉमी भी बड़ी है तो ये कंपैरिजन उतना सही नहीं होगा, लेकिन उनका जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पसेस उनका $3 ट्रिलियन का फाइनेंशियल पैकेज था। जिन $3 ट्रिलियन में $3 ट्रिलियन इज रफली अराउंड 220 लाख करोड़ रुपीस। अपना 20 लाख करोड़ का है, उनको 220 लाख करोड़ रुपए का है करीब करीब। तो अब इसमें बहुत बड़ा चेंज क्या आ गया? पहली चीज, एम्प्लॉयमेंट डेटा आया था फ्राइडे को, जिसमें एम्प्लॉयमेंट डेटा में इकोनॉमिस्ट ने प्रेडिक्ट किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कि पहले 14.7% थी, उससे बढ़ के 20% हो जाएगी। इट विल हिट 20%, 20% हिट करने का सोचा था उन्होंने, कितना हो जाएगा लॉकडाउन के कारण। लेकिन जब ट्रम्प ने जब अनाउंसमेंट करा और जो डेटा निकल के आया वो इसका एग्जैक्ट उल्टा था। बढ़ने के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया और वो गिर के 13.3% हुआ। बाद में इकोनॉमिस्ट को भी बोलना पड़ा कि ये उनका बिगेस्ट फोरकास्ट मिस है। अब ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि ये फोरकास्ट मिस इतना बड़ा हो गया और काफी बड़ा मिस कर दिया इन्होंने। तो जो फाइनेंशियल पैकेज इन्होंने दिया था $3 ट्रिलियन का, उसके अंदर इन्होंने एक पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके अंडर इन्होंने ऐसे टर्म्स रखे हैं कि अगर आप 75% ऑफ द मनी इन द ऑफ द लोन, अगर आप उसको हायरिंग एंड उनको पे करने के लिए यूज करते हैं, तो आपको लोन का पैसा वापस देने की जरूरत नहीं है, वो मनी फॉरगिवन होगा। आप इमेजिन करिए ये कितना बड़ा गुड न्यूज है ये वहां के लिए, एंड ये कितना बड़ा पॉजिटिव है कि हाँ, इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होगा नहीं होगा ये अलग बात है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी के लिए अगर आपको कोई पैसा दे दे और बोले कि अगर आप ये सैलरीज में यूज कर रहे हैं 75% ऑफ इट, तो आपको लोन वापस करने की जरूरत नहीं है। 25% का वो पूछेंगे भी नहीं। 75% पैसा अगर आपको ऐसे ही सैलरी में देना है और आप बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ऐसा जब इन्होंने शुरू किया तो पहले मई में $350 बिलियन का बजट दिया था, जो बजट काफी जल्दी एग्जॉस्ट हो गया, उनकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी एग्जॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सिचुएशन उतनी खराब थी। तो इन्होंने अप्रैल में एडिशनल $310 बिलियन का बजट इस प्रोग्राम के लिए एलोकेट कर दिया। सो जैसा मैंने पहले भी कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि अपने लास्ट वीडियो में जहां पे मैं निफ्टी के ऑप्शंस की एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि उन्होंने पैसा बहुत दिया है, सिस्टम में पैसा बहुत पंप किया है यूएसए ने। एंड आपने पैसा पंप किया, उसके बाद आप जब ऐसे सिस्टम में पैसा वापस नहीं मांग रहे कुछ कुछ प्रोग्राम्स में, तो वो इकोनॉमी को बहुत अलग लेवल से बूस्ट करता है, जो हमने देखा भी है। लॉन्ग टर्म में शायद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ये मेरा मानना है पर्सनली, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मुझे क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट लगता है, बिकॉज अगर पैसा वापस नहीं आ रहा है तो इकोनॉमी कहीं ना कहीं हिट होती है। इसको कवर करने का एक ही रास्ता हो सकता है कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो इसको कवर कर ले। अब वो कवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो फिर भविष्य ही बताएगा, लेकिन काफी बड़ा प्लस था ये। एंड उसके बाद इकोनॉमी में काफी सडन बूस्ट आया। खैर छोड़िए, चलिए अपन रिलायंस की बात कर लेते हैं। हम रिलायंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिलायंस भी एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट पे है। अब वो हिस्टोरिकल पॉइंट क्या है? तो रिलायंस ने ये फिफ्थ टाइम अपना एवर हाईएस्ट जोन टेस्ट किया है। फिफ्थ टाइम। ये देखिए, ये मैंने उसका चार्ट खोल रखा है डेली। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसने 2 दिसंबर 2019 को फर्स्ट टाइम 1600 रेंज टेस्ट की। दोबारा इसने टेस्ट की 20 दिसंबर 2019 को, मतलब विद इन 1 मंथ इटसेल्फ उसने टेस्ट कर ली थी दोबारा। फिर इसने इसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग करी थी सेम रेंज की 20 जैन 2020 को। और
जनवरी के बाद जैसा हमने देखा कि जनवरी 2020 के बाद जैसा हमने देखा कि काफ़ी कोविड-19 के से काफ़ी ड्रॉप आ गया, बट स्टिल वो इट इज़ बैक इन नो टाइम, मतलब सबसे फास्टेस्ट रिकवरी आई वुड से रिलायंस ने करी है एंड इसके पीछे बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि रिलायंस एंड काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कोविड-19 के फेज़ में बंद नहीं हुए। उनका प्रोडक्शन बंद नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की भी मतलब इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि एक बारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शट डाउन होता है तो उसे स्टार्ट करने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो वो इकोनॉमी में हिट होता है। इसके लिए इन प्लांट्स को शट डाउन नहीं किया गया। दे वर रनिंग एट मिनिमम कैपेसिटी। सेकंड, जब उनके पास सेल्स नहीं थी एंड जब सऊदी अरामको की डील उन्हें लगा कि साउथ जा सकती है या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिलेज आ सकते हैं, देन दे सोर्स्ड न्यू सोर्सेज ऑफ फंड्स। उन्होंने नए सोर्सेज ऑफ फंड्स निकाल लिए। सऊदी अरामको की डील जो कि 20% स्टेक सेल था इन अ बिजनेस, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, वो अभी थोड़ी डाइसी है बिकॉज उसमें कोई अपडेट नहीं है एंड गिवन द करंट सिनेरियो जहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी काफी हिट हुई हैं, तो वो डील काफी साइडवेज जा सकती है। बट रिलायंस ने इन सब चीजों का वेट ही नहीं किया एंड रादर काफी सारे स्टेक ओनर्स आ गए। एंड अभी फ्राइडे की ही बात है, फ्राइडे को हमें दो न्यूज़ मिली। फर्स्ट न्यूज़ था कि सिल्वर लेक, जिसने उसमें पहले ही स्टेक बाय कर रखा था, वो एडिशनल 4,546 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने को तैयार है जियो प्लेटफॉर्म्स में। उसके बाद अबू धाबी के मुबादला एक और इन्वेस्टर हैं, वो भी सामने आए कि इन्हें भी $1.2 बिलियन का स्टेक लेना है इन रिलायंस जियो। इवन ही हैज इन्वेस्टेड इन रिलायंस जियो। सो अब इतने सारे स्टेक्स का फायदा क्या है? पहले फेसबुक का स्टेक आया, फिर सिल्वर लेक का स्टेक आया, फिर अबू धाबी के मुबादला का स्टेक आया। सो इसका बेनिफिट क्या है? रिलायंस हैज गॉट अ डेट। रिलायंस का डेट करीब करीब 1.2 लाख करोड़ का है। सो जब ये पैसा रेस करता है तो वो अपने विजन को फुलफिल करने के लिए रेस कर रहा है। विजन क्या है? टू बी डेट फ्री बाय मार्च 2021 एंड इनका टारगेट इस स्पीड से दिसंबर 2020 में ही अचीव हो जाएगा। एंड अगर ये अचीव हो जाता है तो इसकी करंट वैल्यूएशन ही 1600-1700 की आती है। सो उसकी वैल्यूएशन शायद और इंप्रूव हो जाए, शायद, ये मेरा अनुमान है। मैं इसमें कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि बढ़ ही जाएगी, ये मेरा अनुमान है कि शायद बढ़ जाए बिकॉज इसकी करंट वैल्यूएशन भी काफी हाई है। करंट वैल्यूएशन इसकी 1600 टू 1700 रेंज में जा रही है। चलिए अब हम चार्ट की बात करते हैं। जैसा मैंने कई बार कहा है कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कई बार टेस्ट हो, उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। अब इस बारी टेस्ट होने में और काफी पहले बारी टेस्ट होने में काफी डिफरेंस है। यहाँ पर उसके पास इन्वेस्टर्स नहीं थे, यहाँ पे उसके पास इन्वेस्टर्स हैं। इट इज गोइंग टू रीच अ डेट फ्री जोन। काफी जल्दी डेट फ्री हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेकेंडली, इसके जो बॉलिंगर बैंड, 200 डे मूविंग एवरेज एंड आरएसआई इंडिकेटर्स है, वो भी काफी बुलिश हैं। चलिए देखते हैं कैसे बुलिश है वो। अगर मैं अभी की बात करूं, आप पहले के 5 ब्रेक्स में और अभी के ब्रेक्स कंपेयर कीजिए। जब फर्स्ट टाइम उसने ब्रेक किया था तब आरएसआई ओवरबॉट रीजन में था। जब सेकंड टाइम ब्रेक किया तो आरएसआई नीचे आ रहा था, मतलब वो एक एग्जॉशन मोड में चल रहा था। थर्ड टाइम भी सेम ही हुआ। फोर्थ टाइम भी जब आया तो वो ओवरबॉट रीजन में चल रहा था, एग्जॉशन जोन में आ गया था वो उसके बाद। लेकिन इस बार जब हम देख रहे हैं तो ना वो एग्जॉशन जोन में है, ना वो ओवरबॉट रीजन में है, रादर वो ओवरबॉट के नीचे है, जिसका क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि इस बार इसके पास ज्यादा पोटेंशियल है। खैर, मार्केट कभी प्रेडिक्टेबल इतना होता नहीं है, लेकिन टेक्निकल इंडिकेटर्स में यही निकल के आ रहा है कि इस बार इसके पास ज्यादा ज्यादा स्कोप है ऊपर जाने का। ओवरबॉट रीजन में तक आया नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहां से डाउन टर्न भी ले सकता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जून 10th को राइट्स इशू के शेयर्स की अलॉटमेंट होने वाली है। उस अलॉटमेंट के बाद जिनके पास शेयर्स 1257 के प्राइस में आएंगे अकॉर्डिंग टू द राइट्स इशू, वो सेल भी कर सकते हैं। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। एफआईआई सेल नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा स्टेक एट इन द करंट मार्केट से लेके आ रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आ रहे हैं। सो फॉर द लॉन्ग टर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज इज स्टिल अ गुड बेट, बट आई वुड से जब डिप हो तब खरीदना चाहिए, तब खरीदना बेटर है। एंड इस वीक या तो अगले हफ्ते मेरे हिसाब से डिप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जून 10th आएगा। जून 10th को उसकी शेयर्स का अलॉटमेंट होएगा। यहाँ पे हम जैसे चार्ट में देख सकते हैं 17 जुलाई को उसका अर्निंग्स रिपोर्ट है, वो नेक्स्ट मंथ है। खैर, अभी भी प्रॉफिट बुकिंग आने की मुझे काफी संभावना लग रही है, क्योंकि बुलिश मार्केट जरूर है, बट आफ्टर राइट्स इशू
एक आध प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सो रिलायंस में हम ओवरऑल अगर देखें तो बुलिश ही मार्केट है। बुलिश कहाँ तक है तो वो ऑप्शन चेन से पता चलता है। ऑप्शन चेन में जैसा हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 1700 की रेंज तक अभी हमने ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा है। पिछली बार भी हुआ था, बट अभी देखते हैं इस बार वो ब्रेक कर पाता है या नहीं नहीं ब्रेक कर पाता है। इसका पहला हर्डल 1600 का होगा। अगर ये 1618 का लेवल तोड़ता है तो ये ऑलरेडी एक न्यू हाई की तरफ जा चुका है, बिकॉज अभी तक का 52 वीक हाई 1618 है। अगर ये उसके ऊपर जाता है तो हमें काफी ऊपर बुलिश रीजन्स देखने को मिल सकती हैं। चलिए अब हम एक और स्टॉक की बात करते हैं जो स्टॉक हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है फॉर द फ्यूचर। ये स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंडसइंड बैंक भविष्य के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इंडसइंड बैंक का चार्ट देखेंगे तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। सो ये है इंडसइंड बैंक का चार्ट। इंडसइंड बैंक लॉकडाउन के काफी फेजेस, काफी टाइम से लॉकडाउन में रेंज बाउंड रहा है। अब रेंज बाउंड होना एक तरह से पॉजिटिव भी होता है और एक तरह से नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इसलिए कि जितना बड़ा रेंज बाउंड मार्केट रहता है, जितने टाइम कंसोलिडेटेड मार्केट रहता है, उतना उसका ब्रेकआउट बड़ा होता है। तो जैसा हम देख सकते हैं मार्केट इसी रेंज में कंटिन्यूसली है काफी टाइम से। अब क्या होगा? अब जैसे लॉकडाउन खुल चुका है, क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होने वाली है क्योंकि फाइनेंशियल पैकेज, फाइनेंशियल एड भी आएगी। जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग है वो भी थोड़ी पोस्टपोन हुई है, जून 20 to 22 में बैठेगी वो, तब हमें पता चलेगा। बट आई थिंक ये आपके स्टॉक लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि इसका जब भी कोई फाइनेंशियल पैकेज या कोई भी एड आएगा बैंक्स के लिए, तब जो स्टॉक रैली कर सकता है या डाउन जा सकता है, आई बिलीव रैली होनी चाहिए क्योंकि काफी टाइम से अगर इसको ब्रेक करना होता तो डाउन साइड ब्रेक कर चुका होता। अगर रैली आती है, कोई अपमूव आता है, तो आई बिलीव इंडस एंड सबसे ज्यादा अपमूव दिखाएगा। वैसे भी ये स्टॉक बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में, बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में काफी वोलेटाइल है। आपको जहां पे बाकी बैंक्स में 5% की मूवमेंट अराउंड दिखती है, तो वहां पे इसमें 10% की मूवमेंट अराउंड दिख जाती है। सो इंडसइंड बैंक एक और स्टॉक है जो आपकी नजर में होना चाहिए। इंडसइंड बैंक को बाई कब करें? अगर ये 500 की रेंज तोड़ देता है सिग्निफिकेंटली, तो आप इसको बाई करके रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उसको नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्रेड करिए। इसका जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो तो 958 का निकल के आ रहा है, विच इज 200 डे मूविंग एवरेज। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस बढ़ाते चलिए एंड इसका अपर अपर टारगेट लेते चलिए। फॉर एग्जांपल अगर 500 ब्रेक करता है तो 600 का टारगेट रखिए। सो ये स्टॉक्स हैं अभी के लिए। आज दो ही सजेस्ट कर पाया बिकॉज बाकी के अभी स्टडी कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो इक्विटी में वीडियो दिया है एनएससी निफ्टी का, वो डेटा काफ़ी काफ़ी एग्जॉस्टिव रिसर्च है वो, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारे एंगल्स कवर करने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। निफ्टी स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी देता है क्योंकि हम उसमें 5000 जैसा अमाउंट भी लगा सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल, उसमें भी आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।